बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर जब भी मेरे पास आता मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ जाता। ये अजीब इत्तेफाक था और मैं हैरान थी कि नंद को पता कैसे चल जाता है। अब मुझे शक हो गया था। मैं एक दिन अचानक नंद के कमरे में गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी इस हरकत पर मेरी नंद बहुत घबरा गई थी और मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी, ऐसे जैसे कमरे के अंदर उसने कोई ख़जाना छुपा रखा है और मैं उस खजाने को चोरी कर लूँगी। मैंने नंद की एक न सुनी और कमरे की तलाशी लेने लग गई, ये सोच कर कि शायद कोई सिरा मेरे हाथ लग जाए। नंद के इस रवैये का कमरे में तो कुछ ना मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुस्लखाने का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मैं अजीम की दुल्हन बनके इस घर में तो आ गई थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब मेरी सुहागरात को ही चकनाचूर होकर रह गए। जब अजीम मेरा घूंघट उठाने के बाद अपनी मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में रस घोल रहे थे कि अचानक कमरे के बाहर से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। अजीम समेत मैं भी परेशान हो गई। अजीम मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर बाहर लाउंज की तरफ भागे। मैं मारे शर्म के बाहर ना गई। एक तो मैं नई दुल्हन थी, दूसरा यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय अपनी सास के। अजीम को भी आज ही मैंने रूबरू देखा था, वरना उनकी तस्वीर ही देखी थी। बस अब तक मैं वहाँ बैठकर अजीम का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ा है और अजीम उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं अजीम का इंतज़ार करते करते सो गई। फजर के वक्त वो आए और सो गए। सारी रात अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें नींद आ गई। मैंने अजीम से कल वाले वाक़े के मुतालिक पूछा तो वो टाल गए। कहने लगे, नौरीन मेरी 30 साला बहन है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती और दौरे पड़ते हैं। अजीम ने कहा तो मुझे नौरीन का दुख हुआ। फिर अगले दिन अजीम नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। वहाँ उनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे मजबूरन ससुराल में ही रहना था। कुछ माह मैंने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अरे भाभी, आप क्यों काम करती हैं? मैं कर दूँगी आपके हिस्से का काम भी। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए मेरी नंद नौरीन ने देखा तो बोली, नौरीन मुझसे 8 साल बड़ी थी। आप काम करेंगी, लेकिन आप तो बीमार हैं। मैंने नंद से कहा तो उसे गुस्सा आ गया। आप ही किसको कहा तुमने? मैं आप ही लगती हूँ तुम्हें? तुम मुझे ये जताना चाह रही हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ? नौरीन बच्चों की तरह रोने लगी तो मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र 22 साल थी और नौरीन की 30। उम्र का फ़र्क तो था, इसीलिए मैंने उसे आप ही कहा तो वो गलत समझ गई। आप नाराज़ ना हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। आपको बुरा लगा तो आइंदा नहीं कहूँगी, मैंने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। वो एकदम खुश हो गई। फिर नौरीन मेरी दोस्त बन गई। मेरे सामने ऐसे हरकतें करती थी जैसे मुझसे छोटी हो। मुझे समझ आ गई कि नौरीन की उम्र तो ज़्यादा थी, लेकिन उसका जहन लड़कपन से आगे नहीं बढ़ सका। इसके पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद ये इंसानी नफ्सियात का मसला था। फिर हफ्ते के आखिर में अजीम आ गए। इतवार की छुट्टी थी तो उन्हों मुझे देखकर बहुत खिल उठी। मैं खूब तैयार हुई और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अजीम ने बताया कि वो सिर्फ़ एक रात के लिए ही आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार। इतवार की शाम को अजीम को वापस जाना था। अजीम शाम से लेकर रात के खाने तक लाउंज में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। चाय भी वहाँ पी और फिर रात का खाना सबने मिलकर खाया। मैं खाने के बाद कमरे में आ गई और अजीम का इंतज़ार करने लगी। अजीम खाने के बाद चहलकदमी पर चले गए। फिर आधे घंटे बाद वापस आए और मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें देखकर शर्म से नज़रें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। मेरे हुस्न की तारीफ़ करने लगे और अपनी हफ्ते की बेचैनी का इजहार भी किया। जानती हो महरूज, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मुझे तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। अजीम ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा, वो जो मेरे लिए लेकर आए थे। आज मैं बहुत खुश हुई। हम बातें कर रहे थे कि फिर से बाहर से वैसा ही शोर बुलंद हुआ। इस बार अजीम के पीछे मैं भी बाहर भागी, क्योंकि अब मेरी झिझक ख़त्म हो गई थी। घर वालों के साथ हफ्ता गुजारने के बाद मैंने देखा कि सब नौरीन के कमरे में गिरद जमा है। हम अंदर दाखिल हुए तो नौरीन बेहोश पड़ी थी। नीचे फ़र्श में वो बेहोश पड़ी थी। अजीम ने उसे उठाया और फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं नौरीन के लिए परेशान भी थी और अजीम के इस तरह जाने से उदास भी, लेकिन मैं फिर भी नौरीन के लिए दुआ करने लगी, क्योंकि इस एक हफ़्ते में उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मेरी बाकी जेठानी और देवरानी के मुकाबले में वो मेरा हर काम में हाथ बटाती थी। इस बार अजीम सुबह से पहले वापस तो आ गए थे, लेकिन वो नौरीन के सिरहाने ही बैठे रहे। फिर सुबह की नमाज़ पढ़कर सो गए। मैं उदास हो गई थी। अजीम दोपहर में जागे और फिर बोले कि अब उनके बस का वक्त हो गया है, उन्हें जाना है। ये कहकर वो फिर से दूसरे शहर चले गए। यानी फिर से एक हफ़्ता मुझे अजीम के बगैर रहना था। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। फिर सारा हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया। इस सारे अरसे में नंद को दौरा नहीं पड़ा। अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस
महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया नौरीन के साथ ऐसा था जैसे नौरीन उनकी सगी बेटी ना हो। जब से मैं आई थी मैंने अपनी सास और नौरीन को बात करते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि नौरीन बेहोश हुई तो सास उसके करीब भी नहीं आई। मेरी देवरानी और जेठानी भी नौरीन से बात नहीं करती थी। नौरीन सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी थी और घर में किसी से बात नहीं करती थी। सिर्फ अजीम उसके लिए फ़िक्रमंद होते थे। अगले हफ्ते अजीम फिर आ गए और वही हुआ जो पहले हुआ था। जैसे ही अजीम ने कमरा बंद किया तो नौरीन बेहोश हो गई। अब तो मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि नौरीन जानबूझकर ऐसा करती है, मगर क्यों? अब मुझे इससे क्यों का जवाब तलाश करना था। मैंने एक तरकीब सोची। अजीम अगली सुबह चले गए तो मैंने उनके जाने की खबर किसी को नहीं दी। घर वालों से कह दिया कि अजीम सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने देखा कि नौरीन किसी गहरी सोच में चली गई थी। फिर शाम तक नौरीन उदास बैठी रही। बार बार मेरे कमरे के सामने बहाने बहाने से चक्कर लगाने लगी। भाभी, अजीम जाग रहे हैं? नौरीन ने पूछा तो मुझे अजीब सा लगा। उसने कभी अजीम को अजीम भाई नहीं बोला था, उन्हें सिर्फ अजीम कहती थी। पहले मैंने सोचा कि उससे कहूँ कि अजीम को भाई कहा करो, खाली नाम लेना बुरा लगता है। फिर मुझे याद आया कि मैंने जब उसे आप ही कहा था तो वो कैसे रोने लग गई थी, इसलिए मैं कुछ ना बोली। जैसे ही रात हुई तो मैंने नौकरानी को अपने कपड़े पहना दिए और ख़ुद अजीम के कपड़े पहन लिए और कमरे को कुंडी लगा दी। सब घर वाले सोने चले गए थे। मैंने नौकरानी को मोटी रकम दी थी इस ड्रामे के लिए। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है, मगर कहाँ से? मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे की दीवार, जो कि नौरीन के कमरे की दीवार से मिली हुई थी, वहाँ कोई पेंटिंग लगी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि इस पेंटिंग में हरकत हुई है। मुझे समझ नहीं आई, ऐसा लगा कि वहाँ कोई छिपकली थी शायद। मेरे जहन में चमका हुआ और मैं फ़ौरन नौरीन के कमरे की जानिब भागी। मैंने नौरीन को हाथ से खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। नौरीन बुरे तरीके से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन मैंने नौरीन की एक न सुनी। कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही गुस्लखाने का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ उसी पेंटिंग की पुष्ट दिखाई दे रही थी जो मेरे कमरे की दीवार में आवेज़ां थी। मैंने पेंटिंग की पुष्ट को सरकाया तो मुझे वहाँ से मेरा कमरा वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगा। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया, यानी नौरीन मुझे और अजीम को छुप छुप कर यहाँ से देखती है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और नौरीन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने भाई और भाभी के कमरे में इस तरह चोरी छुपे झांकते हुए। मैंने गुस्से से कहा, भाभी मेरी बात तो सुनिए प्लीज़, 1 मिनट। नौरीन ने मुझे अपने कमरे के अंदर किया और कुंडी लगा दी। मैं अभी अजीम को फ़ोन करके सब बताती हूँ। मैंने फ़ौरन अजीम का नंबर मिलाना शुरू किया तो नौरीन ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। तुम पहले मेरी बात सुन लो, अजीम से कुछ मत कहना वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। नौरीन रोने लगी। अच्छा है तुम्हें घर से निकाल दें, तुम इसी लायक हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने गुस्से से कहा। मेरा दिमाग पिटने को आ रहा था। कोई बहन ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है भला? मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को सब बताती हूँ, मैं कहती हुई कमरे से बाहर निकल आई। नौरीन मेरे पीछे लपकी, मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं अपनी सास को उनकी बेटी की असलियत बताना चाहती थी। मैंने सास के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह रात के अस्कार ख़त्म करके सोने की तैयारी में थी। अम्मा, जानती हैं आपकी इस बेटी ने कितनी गिरी हुई हरकत की है आज? मैंने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए सास से कहा। क्या किया है इसने? मेरी सास ने नौरीन की तरफ देखते हुए कहा। नौरीन ने सर झुका लिया। अम्मा, ये अपने गुस्लखाने से मुझे और अजीम को देखती है, हम दोनों के कमरे में झांकती है, और ये जो अजीम के आते ही उसे बेहोशी का दौरा पड़ता है ना, ये भी सारी इसकी साजिश है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ये हमारी शादी से हसद करती है क्योंकि इसकी अपनी अभी तक शादी नहीं हुई है। जो लड़कियां वालिदैन के घर बैठे बैठे अपने बाल सफ़ेद कर देती हैं वो ऐसी ही हो जाती हैं। मैंने गुस्से को काबू करते हुए अपनी सास से कहा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब सास ने इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो गई है, सास ने आराम से कहा तो मेरा अफशार खून फिर से बुलंद होने लगा। आपको अपनी बेटी की कोई गलती नज़र नहीं आ रही? आप इसे कुछ नहीं कह रही हैं सिर्फ इसलिए कि ये आपकी बेटी है? मैंने सास से कहा तो सास ने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है और ख़ुद को रज़ाई में रुपोश कर लिया। मैं हैरत से देखने लगी। नौरीन चली गई थी अपने कमरे में, लेकिन मैं वहीं पर खड़ी थी। बत्ती बुझाकर दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। रज़ाई के अंदर से सास की आवाज़ आई। मैंने बत्ती गुल की और गुस्से से दरवाज़ा ज़ोर से मारने के अंदर में बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी, जो सास ने बात कही थी, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं बार बार इस जुमले को ज़ेरे लब दोहरा रही थी। अगर नौरीन मेरी सास की बेटी नहीं है तो फिर कौन है? मैंने दिल में सोचा, क्या वो उनकी सौतेली बेटी है? मैं अपने आप से ही सवाल किए जा रही थी। मैं सोच सोच के पागल होने लगी थी। फिर न जाने कब मेरी आँख लग गई
और फिर सुबह सब ठीक था। मैंने रात वाले वाक़ये का ज़िक्र किसी से नहीं किया, बस सोचती रही। सारी बातों को फिर अज़ीम आ गए। अज़ीम, आपको नौरीन की शादी कर देनी चाहिए, अब आखिर उसके भी जज़्बात होंगे। ऐसी लड़कियाँ जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती तो वो ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं और गैर अखलाकी हरकतें करने लगती हैं। आप कोई अच्छा सा इंसान देखकर फ़ौरन नौरीन की शादी कर दें। मैंने अज़ीम से कहा तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा और फिर बोले, आज कह दिया है, आइंदा ये बात ना कहना। अज़ीम कहकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अज़ीम की नज़रों में गिर गई हूँ। ऐसी बात से मैंने फ़ैसला किया कि अज़ीम को सब कुछ सच-सच बता दूँगी, वरना वो मुझे ही गलत समझते रहेंगे। मैं ज़हनी मरीज़ बनती जा रही थी। अब इस घर का माहौल मेरी समझ से बाहर था। इस मर्तबा नौरीन ने कोई तमाशा नहीं किया था अज़ीम के आने पर मुझे अज़ीम की ये बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने नौरीन की शादी की बात पर ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर क्यों किया था आखिर। खैर, मुझे फिर भी नौरीन से हमदर्दी हो रही थी। मैं समझ सकती थी कि वक्त पर शादी ना होने की वजह से एक लड़की की कैसी हालत हो जाती है। मैंने अपनी सास से इस मामले में बात करने की ठान ली। अम्मा, आपको अब नौरीन की शादी के मुतालिक सोचना चाहिए, मैंने सास से कहा तो उन्होंने अजीब नज़रों से मुझे देखा। ये मुमकिन नहीं है, मेरी सास ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर से तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मुझे अब गुस्सा आने लगा था सब पर। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि शादी ना होने की वजह से आपकी बेटी ज़हनी मरीज़ा बन गई है? मैंने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था। सास ने आराम से कहा, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वो आपकी बेटी है। मैंने कहा, वो मेरी बेटी जैसी है, मैंने बचपन से उसे पाला है। मेरी सास के इस इंकशाफ पर मैं हैरान हो गई। फिर किसकी बेटी है नौरीन? मैंने पूछा। मुझसे ज़्यादा सवालात ना करो, मुझे अस्कार करने दो, मेरी सास ने कहा। मैं कमरे में वापस आ गई। अगले हफ्ते अज़ीम ने कहा कि उन्हें घर मिल गया है और वो मुझे साथ लेने आए हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई, लेकिन मेरी ये खुशी उस वक्त परेशानी में बदल गई जब अज़ीम ने नौरीन से कहा कि अपना सामान बांधे, वो भी हमारे साथ ही जाएगी। नौरीन ने एक नज़र मुझे देखा और अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नौरीन को साथ नहीं लेके जा सकते, मेरा सुकून बर्बाद कर देगी वो अपनी हरकतों से, मैंने मज़ाहमत करते हुए कहा। लेकिन अज़ीम ने मेरी एक ना सुनी और नौरीन को भी साथ ले आए। खैर, मैंने सब्र करने में ही आफियत जानी और ज़िंदगी भर से रवा दवा थी। लेकिन फिर से नौरीन ने यहाँ आकर बीमारी के ड्रामे करना शुरू कर दिए थे। कभी बुखार चढ़ा लेती तो कभी डिप्रेशन में आजिज़ आ गई थी अब नौरीन से। एक दिन नौरीन को बुखार हुआ तो सारी रात अज़ीम उसके सरहाने बैठे रहे। मैं रात में बार बार उठ के देख रही थी, लेकिन अज़ीम उसके सरहाने से उठने को तैयार नहीं थे। अज़ीम, आप जानते हैं कि नौरीन आपकी सगी बहन नहीं है, आपकी अम्मा ने उसे सिर्फ पाला है, आप उसके लिए महरम नहीं हैं। मैंने सुबह अज़ीम से साफ कह दिया। जानता हूँ, अज़ीम ने मुख्तसर सा जवाब दिया और ऑफिस चले गए। मेरा सर चकराने लगा जब अज़ीम जानते हैं कि नौरीन उनकी सगी बहन नहीं है तो सारी रात उसके सरहाने क्यों बैठे रहे। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि नौरीन को अपने घर से अब चलता करूँगी। मैंने कमरे में झांकने वाली बात अज़ीम को बताने का फ़ैसला कर लिया था। पहले मैंने नहीं बताया था क्योंकि मैं समझती थी कि नौरीन अज़ीम की सगी बहन है, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन अब ये नौरीन मेरे गले की हड्डी बनती जा रही थी, जो ना उगली जा रही थी और ना ही निगली जा रही थी। शाम को अज़ीम ऑफिस से घर आए तो मैंने उस रात वाला सारा वाक़या उनके गोश गुज़ार कर दिया। वो गुस्से से खड़े हुए और नौरीन के पास गए। मैं खुश हो गई कि अब मेरी नौरीन से जान छूट जाएगी। नौरीन, क्या महरू सच कह रही है? क्या तुम हमारी खुलूत में झांकती थीं? अज़ीम गुस्से से पागल हो रहे थे। नौरीन कुछ ना बोली, बस सर झुकाकर अज़ीम की बातें सुनती गई। लेकिन मेरा काम फिर भी ना हुआ। अज़ीम ने उसे घर से नहीं निकाला था। फिर कुछ दिन बाद फिर से नौरीन की तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले मुझे लगा वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसने उल्टियाँ की तो मैं समझ गई थी कि वाकई इसकी तबीयत ख़राब है। अज़ीम घर पर नहीं थे और नौरीन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने अज़ीम को फ़ोन किया, वो ऑफ़िस में थे। उन्हें नौरीन की हालत से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं नौरीन को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरे सर पर आसमान गिर गया। जैसे मैं नौरीन को लेके घर आई, अज़ीम घर आ चुके थे। मैं आते ही अज़ीम पर बरस पड़ी। जानते हैं आप कि आपकी जिस नौरीन का इतना ख्याल रखते थे, उसने तो आपकी इज़्ज़त तक का ख्याल न किया, न जाने कहाँ अपना दामन दागदार कर आई है। मैंने अज़ीम से कहा तो उन्होंने मुझे ना समझने वाले अंदाज में देखा। माँ बनने वाली है ये आपकी चहेती कुंवारी माँ, मैंने गुस्से से कहा। तो अज़ीम को जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खड़े हो गए और नौरीन के करीब आए। मुझे लगा कि वो उसे गुस्से से पागल हो जाएंगे और नौरीन को थप्पड़ रसीद करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अज़ीम ने खुशी से नौरीन को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मैं फटी फटी आंखों से दोनों को देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था, मैं सोचकर पागल हुए जा रही थी। अज़ीम और नौरीन खुशी से रोने लगे। आप बजाय गुस्सा करने के उसे मुबारकबाद दे रहे हैं।
इसने आपके ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया है, न जाने किसका बच्चा है ये। मैंने गुस्से से कहा तो अज़ीम बोले, ये मेरा बच्चा है और नौरीन मेरी बीवी है। अज़ीम की इस बात पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और अगले ही पल में गोश्त खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मुझे ड्रिप लगा हुआ था। अज़ीम मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं सब बताता हूँ तुमको मेहरू, अज़ीम ने कहा और अपनी बात शुरू की। नौरीन मेरी खाला की बेटी है। खाला नौरीन को जन्म देते ही फौत हो गई थी। मेरी अम्मी ने नौरीन की परवरिश की, फिर हम दोनों को मोहब्बत हो गई और सारा सादगी से निकाह हुआ। क्योंकि अब्बा बीमार थे उन दिनों और उन्होंने मरने से पहले निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन 10 साल से नौरीन माँ न बन सकी तो वो ज़हनी मरीज़ा बन गई। उसे आए दिन गशी के दौरे पड़ने लगे। औलाद के उसूल के लिए मैंने तुमसे शादी की, अपना और नौरीन का रिश्ता तुमसे छुपाया क्योंकि नौरीन ने ऐसा करने को कहा था। अब कुदरत हम पर मेहरबान हो गई है। अज़ीम बोलते जा रहे थे और मेरा हर ज़ुकान बन चुका था। तुमसे शादी के वक्त नौरीन ने हम सब घर वालों को कसम दी कि मैं इस रिश्ते के मुतालिक तुमको कुछ ना बताऊं। वो नीम पागल हो गई थी डिप्रेशन में, इसलिए हम सब ने उसकी बात मान ली। पर अब अल्लाह का करम किया, देखो ये बात ज़ाहिर हो गई। मेहरू नौरीन बिन माँ बाप की बच्ची थी, उसने बहुत दुख देखे हैं, मेरी दूसरी शादी की कुर्बानी भी दी है। अब तुम भी उसका वजूद कबूल कर लो। मेहरू नौरीन बुरी नहीं है, उसने अब तक तुम्हारा कितना ख्याल किया है, तुम भी इंसानियत दिखाकर उसे कबूल कर लो। अज़ीम ने आराम से समझाया। फिर नौरीन भी आ गई। मेहरू सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी माँ बनने वाली हो। मैं तो बांझ थी 10 साल से, लेकिन अल्लाह मेहरबान हो गया, पर तुमको भी ये नेमत मिलने वाली है अब। नौरीन ने कहा तो मेरा दिल उसी वक्त नरम हो गया। मैंने नौरीन को कबूल कर लिया और उसी को अल्लाह की रज़ा समझ लिया। सच कहा था अज़ीम ने, नौरीन ने वाकई बहुत दुख देखे थे और आजमाइशें झेली थी, लेकिन अब गम के काले बादल झट चुके थे। 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद नौरीन को औलाद की खुशी मिल गई थी। जब रब नौरीन पर मेहरबान हो गया था तो मेरी क्या मजाल थी कि मैं उसके साथ कोई बुरा सलूक करती। आज हम अपने बच्चों समेत अपने घर में बहुत खुश हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने शौहरों की नाजायज़ महबूबाएँ बर्दाश्त करने से बेहतर है कि औरतें जायज़ बीवी का वजूद कबूल कर लें, तो एक बेहतरीन इस्लामी माशरे की बुनियाद कायम हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अपनी कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।